नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुकूल आपके अपने YouTube चैनल द कोल ट्राइब में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही हम अपने द कोल ट्राइब YouTube चैनल के माध्यम से कोल आदिवासियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्वशासन व्यवस्था है उस पर हम एक वीडियो सीरीज बना रहे हैं, जिसके तहत ये हमारा आज नया वीडियो आ रहा है, जिसमें हम कोल आदिवासियों की जो दिमान गौटिया पंचायत होती है, जिसे हम गांव में लोग गौटिया दिमान या दिमान गौटिया पंचायत के नाम से जानते हैं, और हम इसको पारंपरिक रूढ़ी प्रथा स्वशासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो गांव में जो सामाजिक व्यवस्था है इस पे कौन कौन से पद सृजित हैं, और परगना में कौन कौन से पद सृजित हैं, यानी कौन कौन से पद पाए जाते हैं गांव में, और परगना में कौन कौन से पद पाए जाते हैं, और वो कैसे बन रहे हैं, और उनका क्या काम है, और उनका क्या महत्व है। इस पे हम चर्चा करेंगे आज इस पे विस्तार से। तो मेरा आप सभी से अब विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने यूट्यूब चैनल में, और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, अगर अच्छा कमेंट करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, और यदि आप हमें कुछ सुधार के लिए एडवाइस देते हैं तो हम उसको नए वीडियो पर सुधार करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं आपसे। तो साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम कोल आदिवासी भाइयों का एक स्वशासन है, यानी हमारे जो नियम कानून परंपरा है उसके द्वारा हम अपनी समाज का संचालन करते हैं, और जो ये सदियों से चले आ रहे हैं इसका है ना, हम लोग करते आ रहे हैं इसको संचालन हम अपने माध्यम से। तो इस संचालन के लिए कौन करता है, ये समाज का संचालन कैसे करता है, किस प्रकार करता है, तो इसमें हमारे स्वशासन व्यवस्था पे हमारी समाज को चलाने के लिए कुछ मुखिया बनाए गए हैं, जो कि समाज का बहुत ही अच्छी तरह से संचालन सदियों से करते आ रहे हैं। उसी में आज हम जो हमारे मुखिया हैं उनके नाम जानेंगे, उनके कार्य जानेंगे, और उनको कैसे बनाया गया है ना, वो हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे जो गांव हैं उस पे कौन कौन से पद होते हैं। तो सबसे पहले पद हमारा होता है दीवान का। जो दीवान जी होते हैं हमारे समाज के, वो सामाजिक मुखिया होते हैं, क्योंकि इन्हीं की देख रेख में हमारी समाज का संचालन होता है। इन्हीं के द्वारा हमारे जो भी सामाजिक निर्णय लेते हैं ये सर्वोपरि होते हैं। इनके द्वारा किए गए निर्णय अपने गांव में सभी को मान्य होते हैं। अब ये बने कैसे हैं, तो साथियों, मुखिया बनने की हमारे पुरखों ने कुछ कंडीशनें बनाई हैं, जो आज पीढ़ी दर पीढ़ी उन कंडीशनों को हम फॉलो करते आ रहे हैं, और हमारे समाज में हमारे जो सामाजिक मुखिया हैं वो आज भी बनते चले आते हैं उसी कंडीशन को देख करके। पर आज की स्थिति में हम लोग नए मुखिया बना सकते हैं, परंतु हम जिस गांव में मुखिया हैं उनको नया मुखिया उस गांव में नहीं बना सकते हैं, जब तक कि उस गांव के मुखिया जो अभी प्रेजेंट टाइम में है उनका परिवार या तो उस गांव से ख़त्म ना हो जाए, या कहा जाए तो विलुप्त तो हो जाए, या जब तक वो मुखिया ये न कह दें कि हम इस व्यवस्था को चलाने में असमर्थ हैं, अतः हमारा जो मुखिया का पद है आप वापस ले लीजिए। पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया है कि किसी गांव के मुखिया को समाज के द्वारा बदला गया हो, क्योंकि इनके बदलने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, और बनाने की प्रक्रिया भी बहुत ही जटिल है। इसलिए जो हमारे पुरखे बना गए हैं उसी को हमारे समाज परंपरा मानते हुए, उन्हीं को अपना मालिक मुखिया मानते हुए, उन्हीं की बातों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रही है। और हमारे मुखिया भी बहुत ही शालीन सभ्यता से अपनी समाज का संचालन करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हमारे मुखिया, जो फर्स्ट मुखिया होते हैं, नंबर 1 दीवान जी। दीवान जी एक्चुअली में कहा जाए तो हमारे समाज के सर्वोपरि हैं, और इनको बनाने का अर्थ ये है कि जब हमारे ये मुखिया बने थे तो उस समय कुछ कंडीशनें थीं, जैसे यह जो मुखिया बनाया जाता है इस गांव का वो सबसे पुराना परिवार हो, यानी कि जब ये गांव बसाहट हुई होगी तो जो कोल आदिवासी का जो प्रथम नागरिक रहा होगा वही इसका वो मुखिया बनेगा। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जब इस गांव में हम रहने, कोई बाहरी व्यक्ति आएगा रहने हमारे
कुल आदिवासी का, तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? अपने जो गांव का, समाज का जो अपना व्यक्ति यहाँ रह रहा हो, चाहे उसका वो रिश्तेदार हो या कहीं का उसका दोस्त मित्र उस गांव में रहने आया हो। तो सबसे ज़्यादा रेफरेंस किसे मिलेगा? जो इस गांव का वो प्रथम व्यक्ति यहाँ पे रह रहा हो। तो पहली कंडीशन ये होगी कि वो उस गांव का वो पहला रहवासी हो। तो ये हो गया। उसके बाद वह बल, बुद्धि, विद्या यानी सभी कंडीशनों में सबसे अलग हो, यानी प्रतिभावान हो या समझदार हो, जो समाज को चला सके, समाज की बातों को सुनते हुए समाज का जो संचालन कर सके। तो ये प्रतिभा उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि मुखिया का तो जानते हैं ताज अनेक कांटों का ही ताज होता है, जिसको सब प्रकार की बातों को सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, ताकि अपने समाज में टूट फूट ना हो और वह समाज अपना एक रह आए। तो ये कंडीशन हो गई। तीसरा, वह आर्थिक स्थिति से भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में अधिकतर लोगों को कब कैसे आर्थिक की ज़रूरत पड़ जाए या गेहूं चावल मतलब कहा जाए तो अन्न दाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसको तत्काल में देने के लिए भी वह व्यक्ति सक्षम हो, ऐसा एक कंडीशन भी है। और सबसे चौथी कंडीशन है कि वह सबके साथ घुल मिल सके, उनका ख्याल रख सके, उनकी भावनाओं को समझ सके। यह अपनी चौथी कंडीशन। तो इस प्रकार से जब हमारे मुखिया यह पद बनाए होंगे तो इन बातों को उन्होंने विशेष गौर किया होगा, तब यह पद सृजित किए गए। तो जिसमें सबसे प्रथम पद अपने दिमान जी का हो गया। उनके बाद उन्हीं की सहायता के लिए कहा जाए या है ना, तो समाज ने एक और पद बनाया, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मान लीजिए आज समाज के मुखिया जो अपने गौटिया जी अपने दिमान जी हैं, अगर वो गांव में नहीं हो रहा, बहुत इम्पोर्टेंट फैसला लेना हो, तो फिर कौन करेगा? तो इसमें क्या होता है कि उनको अपने सामाजिक मुखिया को वेट करना होगा, परंतु अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो भाई कोई किसी न किसी को तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारे समाज ने एक दूसरा पद बनाया जो है गौटिया जी का। गौटिया जी भी बिल्कुल पारंपरिक पद है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के आ रहा है परिवार में, और जब तक उनका भी परिवार, जब तक ये व्यवस्था चल रही है और जब तक उनका परिवार इस गांव में है, तो वह पद उनके पास ही रहता है। मतलब उनको भी किसी प्रकार से आज तक बदला नहीं गया है। और इनका भी यही काम होता है कि मान लीजिए अब अपने एक इनका काम फर्स्ट में यही है कि यदि मान लीजिए गौटिया दिमान जी अपने गांव में नहीं है, यदि कोई महत्वपूर्ण कोई निर्णय लेना है, तो वो इनके माध्यम से समाज इनको मुखिया मान करके वो अपना निर्णय लेते हैं। और जब दिमान जी गाँव में आते हैं तो अपने उनको बुला करके या उनके साथ बैठ करके समाज के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उनको से वो अवगत करा देते हैं। दूसरा उनका काम ये होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ गलती समाज में कर ले और उनको ये अपने पास बुलाते हैं कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसी गलती मत करिए, आपको दंड मिलेगा, समाज में अगर ऐसी बात जाएगी तो आपको भी जुर्माना भरना पड़ जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि उसको वो समझाते हैं, जो व्यक्ति समाज में यदि गलत आचरण कर रहा है या गलत व्यवहार कर रहा है उसको बुला करके उसको समझा देते हैं। या किसी व्यक्ति को कोई समाज के मुखिया को कोई खबर पहुंचानी हो तो सबसे पहले वो अपने गौटिया जी पास आते हैं और अपनी व्यथा उनको बताते हैं कि आप हमारी बात अपने दिमान जी तक पहुंचा दीजिए, ताकि हम उनसे चर्चा कर सकें और सलाह मशवरा ले सकें। तो यदि कोई ऐसी ज़रूरी नहीं होती तो वो अपने स्तर पर उसको उन समस्याओं को हल कर लेते हैं, और जब बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही ज़रूरी होता है तो फिर वो पंचायत अपने मुखिया को बताते हैं, दिमान जी को बताते हैं, फिर वो पंचायत बुलवा करके उस चीज़ों की उन लोगों की समस्याओं को वो हल करते हैं। तो ये अपना ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद है अपना भूइहार। भूइहार जो हो, जिसे हम लोग आजकल की भाषा में पंडा या भूमिया है ना कह देते हैं। तो ये पद होता है जो अपने गांव अपने समाज का जो मुख्य देवालय होता है, जिसमें हम सभी लोग पूजा करने जाते हैं, क्योंकि हम कोल आदिवासियों में तो सभी के घर में देव देवाला होता है, हमारे पुरखे को द्वारा जो बनाया गया देव देवाला होता है वो तो हमारे घर में होता ही होता है, परंतु एक सामूहिक देवाला होता है जहाँ हमारे सभी आदिवासी भाई उस पर पूजा पाठ करते हैं। तो उसका यह मुखिया मतलब उसका यह मुख्य पुजारी होता है।
और जब कभी हमें पूजा करनी होती, सामूहिक पूजा करनी होती है, तो जब तक यह व्यक्ति नहीं होगा तो वो सामूहिक पूजा नहीं होती है। और इस प्रकार से कहा जाए तो समाज की जो भी सामूहिक पूजा होगी वो इसकी अनुपस्थिति के बिना नहीं हो पाएगी। जब ये उपस्थित होगा तभी वह पूजा संपन्न होती है। इसका जो अपनी सामाजिक पंचायत, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जब कभी चोरी मार वाले मामले होते हैं, जब व्यक्ति यह बोलता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, जब एक दूसरे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तो यह व्यक्ति उन दोनों व्यक्तियों से पंचायत के सामने अपने देवी देवताओं की कसम खिलाता है, शपथ कराता है कि आप शपथ करिए, सब कसम खाइए कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये मतलब दोनों लोगों को बुलाता है और यह व्यक्ति उसको कसम दिलवाता है। और जो व्यक्ति कसम खा लेता है, तो चाहे वो व्यक्ति अब झूठा हो या जो भी हो, क्योंकि हमारे आदिवासियों में मानता है कि हमारे व्यक्ति कभी भी अपने पुरखों की झूठी कसम नहीं खा सकते। यदि वह झूठी कसम खाएगा तो उसके पुरखे उसको ही दंड देंगे। और हम तो नहीं दे पाए हैं, पर इसके पुरखे, इसके देवी देवता और इस गांव का जो देवी खेर देवता है, खेर देवी है, वो इसकी वो झूठी कसम की इसको सजा देगी। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पद हमारे भूमिहार का होता है, जिसे हम ऐसी भाषा में हम बोल देते हैं। अब चौथा पद आता है सिपाही का। सिपाही का जो पद है वो आप नाम से ही आज समझ गए होंगे कि सिपाही का मतलब कि, है ना। तो सिपाही का जो काम है, समाज की जो भी जानकारी है वो अपने मुखिया को तक पहुंचाना। मतलब कहा जाए तो मुखिया की यह आँख कान नाक, मतलब देखने का भी इसी काम, सूंघने का भी इसी काम, सुनने का भी इसी काम, क्योंकि यही व्यक्ति सभी लोगों के बीच में रहता है और उनकी हर एक गतिविधियों पर नज़र रखता है, उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखता है, और उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य है, यदि समाज के मुखिया को बताने लायक है तो वो ज़रूर उसको वो बता दें, ताकि मुखिया लोग भी सतर्क रहते हैं कि हमारी समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये सब चीज़ें वो इस पर मॉनिटर करते रहते हैं। तो इस प्रकार साथियों, हमारे समाज में जो 4 पद बनाए गए हैं इनके बारे में आपने जाना। और 5वां पद के बारे में आपको बता दें कि जो 5वां पद होता है वो पंच का पद होता है। पंच हमारे यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कहा जाए कि जो इस गांव का जो है वो हर एक व्यक्ति पंच ही कहलाता है, परंतु जब कभी निर्णय लेना होता है, जब कोई ऐसी समस्या आती है कि किसी व्यक्ति के ऊपर हमें आर्थिक दंड लगाना है या सामाजिक दंड लगाना है, तो उस निर्णय को लेने के लिए मुखिया लोग अपने तरफ से 3 लोग या 5 लोग या 7 लोग ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं कि फिर वो लोग अपने आपसी सलाह मशवरा करते हैं किस व्यक्ति को किस प्रकार का दंड देना चाहिए। यदि यह व्यक्ति बहुत ही बार बार गलती करते इसको तो बहुत ज़्यादा दंड मिलता है। यदि कोई व्यक्ति प्रथम बार गलती कर रहा तो उसको हल्का फुल्का दंड दे करके उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो भी निर्णय लेते हैं ये आकर के अपने मुखिया को बताते हैं। फिर मुखिया इनके बताए गए निर्णय को समाज के सामने बताते हैं कि हमारे पंचायत ने यह निर्णय लिया है जो आपको मान्य होगा। इस प्रकार हमारे ये 5 प्रकार के समाज में पद बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारे जो गांव की जो कोल समाज होती है इसका वो संचालन करते हैं, जो एक दूसरे के सहयोग से ही चलती है। और इन्हीं की बातों को हमारी कोल समाज बहुत ही आदर सम्मान के साथ मानती है। उनके हर एक निर्णय, हर एक बात को अपना आदेश मान करके वो उस पर वो चलते हैं। इसलिए हमारे कोल समाज का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है बहुत ही मजबूत है, क्योंकि हमारे इन्हीं पंचायत में बड़े से बड़े निर्णय हम लेते हैं। और बड़े से बड़े निर्णयों को जो सदियों से अदर कास्टें या अदर लोग हल नहीं कर पाते, जो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, पर हमारी कोल आदिवासी समाज अपने पंचायत में बैठ कर के उन मामलों को आसानी से उनका निपटारा या हल निकाल लेती है। तो ये जो हम पद बताए आपको, हमने एक गांव स्तर पे बताए। अब इसके बाद हमारे जो परगना है, परगना ने लगभग हमारे यहाँ पे 84 गांवों का एक समूह होता है, जहाँ पे 84 गांव के मुखिया बैठ करके
अपने समाज को चलाने के लिए एक निर्णय लेते हैं। तो सबसे बड़ी हमारी इकाई क्या होती है? परगना की, जो आजकल का आप उसको चाहे ब्लॉक कह लें या जिला कह लें, क्योंकि 84 गांव होना ने बहुत एक बड़ी बात होती है। उन 84 गांव में भी एक मुखिया होते हैं, और जहाँ पर वो बैठते हैं हम लोग उसे मेढ़ी कहते हैं, क्योंकि एक मेढ़ा है वो, मतलब सब लोगों का मिलने का एक स्थान है, जो हम उसे मेढ़ा कहते हैं। तो वो मेढ़ी हम कहते हैं उनको, और वो हमारे मेढ़ी के मुखिया होते हैं। ये भी पद हमारे वंशानुगत ही है, पारंपरिक है, और इसमें भी आज तक कोई फेरबदल नहीं किया गया है। और इनका क्या काम है? एक्चुअली में क्या होता है, मान लीजिए हमारे गांव में किसी के ऊपर हमारे मालिक मुखिया ने जुर्माना लगाया या उसको कोई सजा दी, परंतु उस व्यक्ति को वह निर्णय मान्य नहीं है, क्योंकि उसको ये लगा कि मैंने कोई गलती नहीं की है या मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिसने मुझे समाज इतना बड़ा मुझे दंड दे सकती है। तो वो क्या करते हैं कि वह अपने जो परगना के मुखिया होते हैं उसके पास वो अपील करते हैं कि मालिक जी, मुझे मेरे गांव के मुखिया ने ऐसी सज़ा दी है जिसके मैं मान्य नहीं करता हूँ, मैं मान्य नहीं करता हूँ, अतः मेरे निर्णय पर फिर से विचार किया जाए, और यदि मेरी कोई गलती है तो फिर आप जो भी फैसला लेंगे मुझे मानना होगा। तो फिर वो जो परगना के मुखिया होते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं, फिर एक बैठक बुलाते हैं। उस बैठक में सभी 84 गांव के लोगों को बुलाया जाता है, मतलब 84 गांव के मुखिया मालिकों को बुलाया जाता है, और उन सब के सामने उस व्यक्ति की बात सुनी जाती है जो व्यक्ति अपने लिए पंचायत बुलाया है, उसको भी बुलाया जाता है। फिर उस गांव के जो मालिक होते मुखिया होते हैं उनको भी बुलाया जाता है, और फिर दोनों लोगों की बातें सुनी जाती हैं। और जो भी व्यक्ति उस निर्णय में, जो भी व्यक्ति को गलती पाई जाती है, मान लीजिए अगर हमारे सामाजिक मुखिया ने उसको वास्तव में गलत निर्णय सुनाया है तो उसका वो फैसला बदल दिया जाता है। और यदि उस व्यक्ति ने वास्तव में गलती की है और हमारे मेढ़ी मुखिया को लगता है कि नहीं, हमारे मालिक मुखिया जो गांव के हैं उन्होंने सही निर्णय किया है, तो उस व्यक्ति को वो निर्णय मानने के लिए बोला जाता है कि उस मुखिया ने अच्छा निर्णय लिया है, अतः आप उसको माने, और आप सबके सामने गलती मनाइए कि आपने क्योंकि इतनी बड़ी पंचायत बुलाई और ऐसे लोगों को आपने दोषी ठहराने की कोशिश की है। तो वो व्यक्ति फिर अगर वो गलती स्वीकार कर लेता है तो फिर वह व्यक्ति सबके सामने माफ़ी मांग लेता है। इस प्रकार हमारे मेढ़ी मुखिया का यह काम है। और मेढ़ी मुखिया भी जिस प्रकार का चुनाव किया जाता है वो सेम हमारे पारंपरिक तरीके से उनका भी चुनाव किया जाता है। उसी में हमारे होते हैं जो सिपाही, तो हमारे परगना के भी सिपाही होते हैं, और उनका भी सेम काम यही होता है कि परगना की जो भी बैठकें होती हैं वो सभी 84 गांव तक उनकी सूचना पहुंचाना, उसके बारे में उसको जानकारी देना, उनको बुलाना, और इस प्रकार के उनके समस्त ये काम होते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हमने गांव के जो भी हमारे सामाजिक पद हैं उस पर हमने चर्चा करी, जो हमारे परगना में पद हैं हमने उस पर भी चर्चा करी। उसके बाद एक और हमारे कहीं कहीं समय सुनने को मिलता है कि जैसे मैंने देखा अभी हमारे चंदिया 84 में, वहाँ पे कुछ अलग ही 28 गांव के समूह बने हुए। वहाँ पे जो 28 उन्हें बोला जा, उन गांव के समूहों को 28 बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे 28 गांव के समूह होते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि 28 गांव के मुखिया एक जगह बैठ करके एक अपना मुखिया चुनते हैं, सेम जैसे 84 में होता है, और वो जो भी निर्णय लेते हैं, तो जो भी 28 में निर्णय लिया जाएगा वह केवल 28 में ही लागू होता है। यानी कि जो जो उस 28 गांव के मुखिया होंगे वो निर्णय लेते हैं और अपने ऊपर वो लागू भी करते हैं। तो इस प्रकार हम साथियों हमने देखा कि हमारे बहुत ही सुचारू ढंग से हमारे समाज को चलाने के लिए हमारे पुरखों ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, जिसे हम गौटिया दिमान या दिमान गौटिया पंचायत, और हम उसे पारंपरिक रूढ़ी प्रथा स्वशासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में साथियों हमने ये जानकारी आप तक साझा करने की कोशिश की, और यह जानकारी जो हम आपको उपलब्ध कराते हमेशा हम अपने मालिक मुखियाओं से चर्चा करके ही हम आप तक हम यह जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो मेरा आप सबसे एक बार फिर से विनम्र निवेदन है
कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कोल आदिवासियों की जो स्वशासन व्यवस्था है वो अधिक से अधिक कोल भाई जान सके, एवं अदर जो समाज है जो हमारे कोल आदिवासियों पर रिसर्च कर रही है या हमारे कोल आदिवासियों को नहीं जानती है तो उसको वो जान सके। और कमेंट तो ज़रूर करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, क्योंकि आप हमारी वीडियो देखते हैं पर हमें ऐसा लग रहा है कि आप सब्सक्राइब बहुत कम कर पाते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि कमेंट अगर अच्छा होता है तो हमारा मनोबल बढ़ता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। और यदि आप उसमें हमारे कमेंट में कुछ सुधार करने के हमको एडवाइस देते हैं तो हम सुधार भी करेंगे कि हमारे इस वीडियो पे क्या गलती हुई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो पे हम उसको अच्छे से सुधार कर लेंगे। तो इसी के साथ साथियों, नमस्कार।